हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को व्योम एकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। हम इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर 5 और लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को कंप्लीट किया था। आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे, है ना। तो चलते हैं आगे, उसके टाइप्स को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब परपोषण की जो विधि है वो कितने तरह के होते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि पोषण दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। मतलब स्वपोषण और परपोषण। आज वो स्वपोषण हमने पढ़ा था कि वह जीव जो अपना खाना स्वयं ही बनाता है, वो स्वपोषण कहलाता है ना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होता किसमें है? एग्जांपल में हमने प्लांट्स को पढ़ा था, वो भी कौन प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स को पढ़ाता है ना। ग्रीन प्लांट्स क्यों? क्योंकि उसमें उसके लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है ना, हरे रंग का वर्णक होता है, जो क्या करती है वो ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, मतलब हरित लवण कहते हैं। वो जो हरित लवक है वो क्या करती है? वो करती है सनलाइट को कैप्चर, और वो सनलाइट के कैप्चर से ही हरे पेड़ पौधा अपना खाना बना पाती है। इस चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो कि हरे पेड़ पौधे जो कैसे अपना खाना बना पाती है और पौधे क्यों नहीं खाना बना पाती, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। अभी फिलहाल आते हैं हेटेरोट्रॉपिक। सेकंड चीज था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म cannot synthesize their food by themselves, they are depending to other animals या plant, that is called heterotropic mode of nutrition। मतलब कि वह जीव जो अपना खाना स्वयं ही नहीं बना पाता है, वो क्या करता है? अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। उससे पोषण को हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं, है ना। तो परपोषण में जैसे हम लोग आ गए, इंसान हो गया, मेढक, मछली, अमीबा, है ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तो वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, इसलिए वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाएंगे, है ना। तो हेटेरोट्रॉप्स अलग अलग तरह के होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो अब हम पढ़ते हैं द काइंड्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब परपोषण के प्रकार। इसमें सबसे पहला आता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब मृत जीवी पोषण। सेकंड आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक का मतलब होता है परजीवी पोषण। तीसरा हेलोजोइक न्यूट्रिशन, पूर्ण जैविक पोषण, है ना। हम इस तीनों के बारे में अलग अलग से बढ़िया से चर्चा करेंगे, देखिए, और समझने की कोशिश करेंगे ये होता क्या ये तीनों। हम ये जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको अलग 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, इसके पीछे कारण क्या था? तो देखिए, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, उसमें क्या होता है? जो एनिमल्स है वो अपना भोजन किससे प्राप्त कर? ऑफ न्यूट्रिशन को हम पढ़ रहे हैं, उस मृत जीवी पोषण क्या होता है? तो मृत जीवी पोषण क्या होता है कि भैया वह पोषण जिसमें जीव अपना खाना किसी सड़े गले से, रोटेन ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करता है, या फिर डिकाइंग मटेरियल से प्राप्त करता है ना। सेप्रोट्रॉप्स, देखिए यहाँ पे 2 शब्द है। सेप्रो का मतलब होता है रोटेन, सड़ी हुई चीजों से या फिर डेड से, है ना। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? या तो सड़े गीले चीजों से या फिर मृत शरीरों से प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्या होता है? द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मतलब परपोषण। द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर और dead plants and animals, that is called saprotropic nutrition। मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी सड़े गीले पदार्थों से, है ना, या फिर मृत शरीर से। जैसे आप देखते हैं कि प्लांट्स भी क्या होता है? प्लांट्स कई मतलब जब
वो डेड हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है उसको छोड़ दीजिए, उसमें क्या होता है छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े क्या करते हैं उस चीजों को डिकेइंग करते हैं, डिकेइंग मतलब वो सड़ी गली चीजों से आप क्या करते हैं वो खाना अपना प्राप्त करते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ये जीव जो सैप्रोट्रॉपिक जिसमें सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम सैप्रोट्रॉपिक्स कहते हैं, है ना, वो मतलब वह जीव जिसमें परपोषण की विधि से पोषण होता है उसे हम परपोषी कहते हैं या परजीवी कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल में क्या है, तो एग्जाम्पल आप देखते हैं मशरूम, आगे चलते हैं देखिए। सेकंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, परजीवी, परजीवी पोषण क्या होता है, द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड होस्ट विदाउट किलिंग इट, दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसका क्या तात्पर्य है, इस क्या मीनिंग निकलता है इससे, देखिए वैसा परपोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव कोई ऑर्गेनिज्म क्या करती है किसी दूसरे लिविंग थिंग्स पे रह करके, किसी दूसरे लिविंग थिंग्स पे रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। न्यूट्रिशन पैरासाइटिक मतलब परजीवी पोषण, परजीवी पोषण क्या होता है, the nutrition in which organism taking food by the host living things, host by the host, that is called क्या होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब वो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव पे रह करके बिना उसे मारे विदाउट किलिंग उससे अपना भोजन प्राप्त करता हो, वो क्या कहलाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। उसमें हम उसे क्या कहते हैं पैरासाइटिक, परजीवी पोषण। जैसे आपके ही शरीर में देख लीजिए तो जुई होता है ना, पैरासाइट्स है, देखिए वो आपको मारता है क्या, किसी को मारता है क्या, नहीं, आपके सर पे रहता है, होस्ट के रूप में रहता है और आपसे ही वो ब्लड प्राप्त करता है, ब्लड के जरिए वो जिंदा रहता है। इस तरह से आपने अमरबेल का नाम सुना है, अमरबेल क्या होता है, तो किसी बरगद पे या फिर किसी अमरबेल के, अमरबेल जो होता है किसी बरगद या फिर पीपल के पेड़ पे पाई जाती है, तो ये क्या होता है तो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, वो क्या करता है किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, किसी दूसरे पे रहता भी है और उसी से वो अपना खाना प्राप्त करता है। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं पैरासाइट्स, परजीवी कहते हैं। आई समझ में, तो कैसे द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ another living organism that is called host without killing, that is called parasitic nutrition, that is called parasitic nutrition, है ना। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीवित प्राणी के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या चीजें समझ आई, देखिए एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में अमरबेल, 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 है ना। सेकंड थर्ड ऑफ केस है हेलोजोइक न्यूट्रिशन, हेलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए यहां पे भी हम लोग भी क्या है, हम लोग भी एक तरह से हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले, लेकिन यहाँ पे हम नहीं आए, नहीं आ पाए, तो फिर कहां जाएंगे, हम कहां आएंगे, तो हम आएंगे हेलोजोइक न्यूट्रिशन में, है ना। जो एनिमल्स कहां आएंगे, काउ, मेढक, है ना, ये सब कहां आएंगे तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें जीव अपना भोजन किसी जटिल पदार्थ के रूप में या सॉलिड के रूप में प्राप्त करती है ना। द ऑर्गेनिज्म, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, in the form of solid or the complex component of food, that is called halozoic nutrition, halozoic nutrition। तो पोषण की वो विधि जिसमें जीव क्या करती है, जिसमें जीव कोई जटिल खाद्य पदार्थ को ठोस के रूप में अंतःग्रहण करती है, अंतःग्रहण मतलब इंजेक्शन करती है, खाना अंदर लेना ही इंजेक्शन कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। इस पोषण को हम हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ भाई, हेलोजोइक न्यूट्रिशन, पूर्ण जैवीय पोषण। पूर्ण जैवीय पोषण क्या होता है, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड as solid food into its body by the process of ingestion, that is called halozoic nutrition। मतलब
कि वैसा पोषण, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें जीव अपने शरीर के अंदर जो खाना लेती है किसी सॉलिड कॉम्प्लेक्स के रूप में लेती है, किसी सॉलिड सब्सटेंस के रूप में लेती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो उस पोषण को हम कहते हैं हैलोजोइक या पूर्ण जैवीय पोषण कहते हैं। चीजें समझ में आई कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अंतःग्रहण की प्रक्रिया द्वारा, अंतःग्रहण मतलब भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अंतःग्रहण की प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर के भीतर जटिल कार्बनिक पदार्थ कोष के रूप में ग्रहण करता है, उसे हम पूर्ण जैवीय पोषण कहते हैं, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल छोटा पड़ा है। एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, एनिमल, अमीबा आदि, मनुष्य, जानवर, अमीबा। अमीबा के बारे में बहुत पढ़ना है अमीबा के बारे में। चलिए, तो यहां तक की चीजें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। देखिए, आपको पता है कि जिस तरह से आपको फूड्स की एनर्जी की आवश्यकता होती है, एज लाइक प्लांट्स को भी उस एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जस्ट लाइक अदर एनिमल, प्लांट्स आल्सो नीड्स एनर्जी which gave from foods to do various activity, metabolic activity. That means मतलब जिस तरह से हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो किससे प्राप्त होता है? तो भोजन से प्राप्त होता है। सेम उसी ढंग से पेड़ पौधे को भी अपनी एक्टिविटीज करने के लिए उसको भी फूड की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड्स के तलाश में, भोजन के तलाश में इधर उधर घूम लेते हैं, है ना। एनिमल्स कैन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू सर्च फूड, बट प्लांट्स स्टिल एट वन प्लेस, है ना। Plants still at one place, but they synthesize their own foods still one place. That means हम लोग भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधा एक ही जगह पे रह करके अपनी भोजन स्वयं बनाते हैं, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉप्स, वो स्वयंपोषी है ना। तो जिस तरह से मतलब वो ऑटोट्रॉप्स है, वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। प्रोसेस कौन सी होती है? प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। तो पेड़ पौधा जो अपना खाना बनाता है उस प्रोसेस का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। देखिए, फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में अगर आप देखिएगा तो ये दो वर्ड से मिलकर बनाए, एक फोटो, दूसरा सिंथेसाइज। मतलब फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड। बिल्ड मतलब बनाना, लाइट मतलब प्रकाश और बिल्ड मतलब बनाना। सेम हिंदी में भी प्रकाश संश्लेषण, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब बनना, संश्लेषण का मतलब बनना। मतलब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बिल्डिंग अप बाय लाइट, बिल्डिंग अप बाय लाइट। दैट मींस द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये मिट गया, एक मिनट। and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, पौधे, कौन सी पौधे करते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स करते हैं। और ग्रीन प्लांट्स क्यों कर पाते? तो आपको मैंने अभी पीछे बताया हूं कि ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, तो उसके लीव्स में, उसके पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाई जाती है। और क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट को कैप्चर करती है। और बिना सनलाइट के तो पेड़ पौधा खाना बना नहीं सकती है। तो जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को कैप्चर कर पाती है, जिसलिए जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना स्वयं बना पाती है, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स हुए, वो ऑटोट्रॉप्स हुए। तो फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आ गया, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधा अपना खाना स्वयं ही कार्बन डाइऑक्साइड, जल की मदद से, और जिस जल की मदद से सूर्य की उपस्थिति में अपना खाना स्वयं बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधा अपना खाना स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की उपस्थिति में बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। यहां तक की चीजें समझ में आई? चलिए
इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते, देखिए हमने जो पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रिएक्शन के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को निम्न समीकरण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे, कई बार या तो प्री बोर्ड में या बोर्ड में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। और कई बार तो ये केमिकल रिएक्शन दे देते हैं, उसे बैलेंसिंग के लिए दे देते हैं। तो बैलेंसिंग आपको केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे उसमें, तब तक आप याद कर लीजिए कि C6 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की 6 मॉलिक्यूल्स और जल की 6 मॉलिक्यूल्स मिलकर के जब उसमें लाइट मिलती है, ऊर्जा मिलती है सूर्य की, तो वे कहां पे क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए, तब ये सारी चीजें मिलकर के क्या होती है, ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। और ये दोनों, ये और ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन की भी कितनी अणु बनती है, 6 मॉलिक्यूल्स बनती है ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C6 मतलब 6CO2 प्लस 6H2O लाइट, और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होनी चाहिए। तो फिर वहां पे क्या बनती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देखिए जितने भी ये जो प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहां होती है, वो होती है पत्तियों में। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट, लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट। दैट्स व्हाई green plants is also known as food factory. Green plants is also, green plants, the leaves of green plants is also known as food factory. मतलब जो हरे पत्ते हैं, हरे पत्ते को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। फूड फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो भोजन बनती है, ग्लूकोज बनती है, ये स्टोर्ड होते हैं, ये संचित कहां रहता है, तो पत्तियों में ही संचित होता है ना। और यहीं से the food of prepared by the plants is in the form of simple sugar called glucose। जो खाना जो बनता है पेड़ पौधे में, जो खाना बनता है ग्लूकोज, वो सरल बनता है ना। और सरल खाना जो बनता है वो सरल खाना ग्लूकोज कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है। जब यही ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, यही ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है, बन बनकर जब बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है, तो ये किस रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ये बन जाती है स्टार्च के रूप में। ये किस रूप में बन जाती है, स्टार्च। अतिरिक्त ग्लूकोज शर्करा नामक अन्य भोजन के रूप में परिवर्तित हो जाती है ना। जैसे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे the extra glucose is changed into the another food called starch. Glucose and starch are known as the carbohydrates. Glucose और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों मिलकर के, ग्लूकोज और स्टार्च ये दोनों मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स का रूप ले लेता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी चीजें होती है, तो ये अन्य प्रकार के फूड्स है जिससे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के श्रेणी में आता है, जो स्टार्च और ग्लूकोज के मिलने से बनता है। The green plants convert sunlight energy into the chemical energy by making carbohydrates। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो बनता है, तो इसमें जो सनलाइट है, ये सनलाइट किस रूप में चेंज हो जाता है, केमिकल एनर्जी में। जब वो खाना बना रहा होता है तो सूरज की रोशनी जो एब्जॉर्ब करता है, वो सूरज की रोशनी किस रूप में परिवर्तित हो जाती है, ये परिवर्तित हो जाती है केमिकल एनर्जी के रूप में। जब यही जो प्लांट्स के द्वारा उत्पाद जो हमें प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है, चाहे सब्जी हो गया या फल हो गया, तो यही सनलाइट हमको प्राप्त होता है किस रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में। हमें कैसे प्राप्त होता है, केमिकल, क्योंकि प्लांट्स ने सन की लाइट को किस रूप में परिवर्तित कर दिया है, केमिकल एनर्जी में। अब जब हम उसके प्रोडक्ट खाएंगे तो उसके प्रोडक्ट हमारे बॉडी में किस रूप में आती है, तो केमिकल एनर्जी के रूप में आती है। क्या चीजें समझ में आई? अगर समझ में आई तो इसको नोट करिए। चलते हम आगे, आप देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या सब है। द मटेरियल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सनलाइट, सेकंड नंबर पे क्लोरोफिल, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ वाटर। मतलब सूरज की प्रकाश, हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये चारों चीज प्रकाश संश्लेषण के लिए, पेड़ पौधे के लिए सबसे एसेंशियल्स थी। इसमें ये दोनों रॉ मटेरियल के रूप में काम करती है। रॉ मटेरियल मतलब कच्ची सामग्री। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपको अगर खाना बनाना है, तो आपको खाना बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले आप बोलिएगा भैया, तो सबसे पहले तो गैस मतलब आग की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड ऑफ केस बनाओगे किस चीज, बर्तन की आवश्यकता पड़ती है। फिर और क्या चाहिए, जो बना रहे हैं उसके लिए चीजें चाहिए, तो क्या सब चाहिए, तो बोलिएगा आप कि मुझे अगर चावल बना रहे तो चावल चाहिए, पानी चाहिए। तो क्या ये सारे चीजें रॉ मटेरियल में काउंट की जाती है क्या, तो नहीं। रॉ मटेरियल को क्या चीजें काउंट की जाती है, सिर्फ और सिर्फ चावल।
यहाँ पे चावल। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी में क्या रॉ मटेरियल के रूप में क्या काउंट की जाएगी, जिस चीज की आप सब्जी बना रहे हैं, जैसे आपने गोभी बनाई तो गोभी, फिर उसके मसाले है ना, ये सब रॉ मटेरियल के रूप में, प्याज हो गए, ये सब रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो इसके लिए भी ये चीजें, चारों चीजें तो चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिए, तो रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखिए हम इस चीजों को, ये कितनी जरूरत है, ये इस चीजों में मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए ये कितनी आवश्यक है, ये इनको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखिए एक्टिविटी को अगर समझना है तो एक्टिविटी के लिए कुछ की पॉइंट्स है, इस चीजों के बारे में जानना होगा आपको। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, उसके लिए वो जो खाना बनती है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। मतलब अभी अभी आपने शर्करा कहते हैं, शर्करा मतलब अभी अभी आपने जस्ट पीछे पढ़ा है। तो पत्तियों में जो स्टार्च होता है, स्टार्च होता है, तो स्टार्च को हटाने के लिए वो जो स्टार्च है, वो पेड़ पौधे उस स्टार्च को कितने दिनों में मतलब पूरा कर लेगी, मतलब उसको पूरा डाइजेस्ट कर लेगी, पूरा मतलब खत्म यूज कर लेगी उस स्टार्च को। तो वो अगर उस पेड़ पौधे को 3 दिन आप छोड़ दीजिए, 3 दिन अंधेरे में छोड़ दीजिए, तो वो अपने जितने भी स्टार्च है, लगभग 2 से 3 दिन या 4 दिन इसको छोड़ दीजिए अंधेरे में, फिर से दोबारा बना ना पाए। अगर फिर से धूप में छोड़ दीजिएगा तो फिर से बना लेगी। तो नहीं, उसको सनलाइट अगर नहीं दीजिए, 3 दिन अगर अंधेरे में छोड़ दीजिए, तो वो उसके पास, उस लिप्स के पास जितने भी स्टार्च है वो 3 दिन में खत्म कर, 3 दिन में खत्म कर लेंगे। अब इस चीजों का, अब स्टार्च की प्रेजेंस, अगर किसी लिप्स में स्टार्च है उसकी जांच कैसे की जाती है, तो उसकी जांच वो कौन करता है, आयोडीन सोल्यूशन। आपने 6 में पहले पढ़ा होगा, है ना, 6 में। ये सारे के सारे चीजें अभी तक जो है वो 10th में जो ये चैप्टर इंक्लूड किया गया वो 6 7 के बेस पे है। अब बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो 6 में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, आपको फंडामेंटल्स जो बेसिक था वो आपको 6 7 में बताया गया था, उसी चीजों को आगे बढ़ाने की बात है। तो देखिए अब जो 6 में पढ़ा था कि स्टार्च की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का मदद लेते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करते हैं, तो जब आयोडीन सॉल्यूशन को किसी भी पत्तियों पे डालेंगे, अब पत्तियों को कब डाला जाएगा इसके बारे में बताएंगे। जब पत्तियों पे डालेंगे तो वो ब्लू और ब्लैक कलर कर देगा उस पत्तियों को। अगर किसी पत्तियों पे अगर आप कौन सा आयोडीन विलियन डालते हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं, तो उस पत्तियों को कन्वर्ट कर देती है किस चीजों में, ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देती है। जहां जिस पोजीशन पे ब्लू और ब्लैक कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब वहां पे क्या है, स्टार्च मौजूद है। लेकिन हाँ नहीं, ये पत्ती हमने थोड़ा ग्रीन पत्ती है उसमें हमें स्टार्च मिला दिए और सॉल्यूशन मिला दिया आयोडीन का तो तुरंत कर देंगे, नहीं, इसके लिए भी प्रोसेस है, उसको भी हमारे समझाएंगे। तो आप देखिए सेकंड थर्ड ऑफ केस क्या है कि हरी पत्तियों को अल्कोहल में उबालने से उसमें मौजूद हरित लवक बाहर निकल जाते हैं। मतलब when we put the green leaves into the burning of alcohol, the chlorophyll removed from it। मतलब कि क्लोरोफिल को जब आप रिमूव करिएगा तो रिमूव करने के लिए आपको उस ग्रीन लीव्स को किस में डालना होगा, बॉइलिंग अल्कोहल में डालना होगा, है ना। उबलते हुए अल्कोहल में अगर डालते हैं तो उसकी ग्रीन जो हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है, उसमें से हट जाता है। जब ग्रीन लीव्स मतलब उस ग्रीन लीव्स में से क्लोरोफिल अगर बाहर आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, फिर बाहर निकाल करके उसको उबालते हुए से उसको ठंडा करने का बाहर निकालेंगे। अब उसमें चिपक के जो है, अब जैसे आप मान लीजिए कि किसी चीज को गर्म करते हैं तो सडनली हट तो जाता है, लेकिन बाद में उसमें चिपका भी तो रहता है। उस क्लोरोफिल को उसमें से जो चिपका हो उसको भी हटाने के लिए अच्छे से ठंडे पानी से धो लेंगे। तो ठंडे पानी से धो लेते हैं, ठंडे पानी से, तब उस पर अब आकर के आप क्या डालिए, तो आयोडीन सॉल्यूशंस डालिए, तब कन्वर्ट होती है उसकी कलर, तब कन्वर्ट होती है ना। फिर अब एक चीज और समझ लीजिए, ये यूज कहां करेंगे हम आगे बताएंगे, इस सब का हम चारों चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। तो देखिए अब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए, पूर्णतः अवशोषित करने के लिए। अब देखिए पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अभी आपने एक चीज नया चीज सीखा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मन में एक ऐसा क्वेश्चन आई कि भैया अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करी जा सकती है तो क्या ग्लोबल वार्मिंग को इससे रोका नहीं जा सकता क्या? ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, एक ज्योग्राफी का बहुत बड़ा हिस्सा है।
आप देखिए पृथ्वी में जो जितने भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, जितने भी परिवर्तन हो रहा है, वो सारे के सारे जिम्मेदार कौन है? ग्लोबल वार्मिंग है। इसके बाद हर एक दिन न्यूज में आपने कुछ ना कुछ सुनते ही होंगे, है ना। तो ये इसको ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है? ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो बोले हुए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार है। अच्छा, तो अभी आपने ये सीखा कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको क्या कर लेता? ऑब्जर्व कर लेता। तो पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो हम क्या कर सकते हैं? जितना अच्छी पूरे ऑब्जर्व कर लेंगे तो भी क्या हो जाएगी? संतुलन बिगड़ जाएगी, संतुलन बिगड़ जाएगी पृथ्वी की। क्यों? कि कार्बन डाइऑक्साइड किसे चाहिए? पेड़ पौधों को चाहिए खाना बनाने के लिए, है ना। अगर पूरे ऑब्जर्व कर लेंगे तो खाना भी नहीं बना सकता है, तो लेवल में होनी चाहिए, है ना। तो इसको अब तो अगर मात्रा से अधिक है, मात्रा से अधिक ही भूमंडलीय तापन करवाती है ग्लोबल वार्मिंग, तो जितना मात्रा में हमको चाहिए उतना रख ले, बाद में ऑब्जर्व कर लेंगे, ऑब्जर्व करें। ऐसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो आंसर आएगी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? सपोज करिए कि आपने एक गिलास में आपने पानी ले रखा है ना। अब पानी ले लिया आपने और उसको, उस पानी को अब किसी कॉटन के जरिए ऑब्जॉर्व करवाइए, उसको कॉटन उस पानी में डालिए, तो क्या होगा? तो पानी तो सक हो जाएगी, किसमें सक कर ली जाएगी? कॉटन में। तो क्या वो पानी उड़ गई क्या? नहीं, अभी भी है। कहां है? कॉटन में है। कहां गया? कहीं गया क्या? तो नहीं है। आप इसे सक तो कर सकते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को सक तो करवा सकते हैं, लेकिन रहेगी कहां पे? तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में तो रहेगी रहेगी। इसलिए हम इस चीजों को, हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस जरिए से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल करने की एकमात्र विधि क्या है? तो आप पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, है ना। एकमात्र वही तरीका है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूटिलाइज कर लेगी और ऑक्सीजन देगी बदले में। तो एकमात्र क्रियाकलाप है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कम करना चाहते हैं अपने एनवायरमेंट से, तो इसके लिए आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, है ना। तो ये चीजें थी, ये 4 की पॉइंट्स हैं जो हमको, जिससे ये पता चलेगा कि मतलब पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करने के लिए कि इन चीजों की आवश्यकता होती है। वो कैसे समझेंगे इसको हम आगे एक्टिविटी करके थोड़ा सा, हम पूरे तो डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे क्लियर किया जा सकता है इस चीजों को, है ना। यहां तक की चीज समझ में आई? तो इस चीजों की पॉइंट्स को नोट करिए सबसे पहले। देखिए बच्चों, अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री है, वो आवश्यक सामग्री में सूर्य की प्रकाश का कितना महत्व है, कि फोटोसिंथेसिस के लिए इस सूर्य की प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है। बस ये डायग्राम, ये 4 डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक क्या करेंगे, एक हम कोई पौधा लेंगे, है ना। वो पौधे को उस पौधे को क्या करेंगे हम, कि किसी एक पत्ते, बच्चों तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक पौधे को, इस गमले को कुछ दिनों के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक पत्ती को बीच से हम एल्युमिनियम फॉइल को अच्छे से, एल्युमिनियम फॉइल से पत्ती के किसी एक हिस्से को हम क्या कर देंगे, उसको टेपिंग कर देंगे, ताकि क्या करेंगे कि इसमें, इस क्षेत्र में सनलाइट ना प्रवेश करे, और इस दोनों भाग को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस भाग को हम टेपिंग करके हम सूर्य के रोशनी में छोड़ देंगे, है ना। फिर जब एक दिन उसको उसमें छोड़ दीजिएगा, अगले दिन इसको अब क्या करना है, इस पत्ती को तोड़ करके अब हमें उससे क्या करना है, तो इस चीजों को अब हमें एक अल्कोहल की मदद से, अल्कोहल में डाल करके इसे गर्म करना है। देखिए, अल्कोहल में आग पकड़ाएगा तो उसमें तो फिर आग लग जाएगी। तो क्या करेंगे, पहले एक छोटी सी बीकर लेंगे, छोटी सी बीकर में अल्कोहल डालेंगे, और अल्कोहल के अंदर इसमें हम पत्ती रखेंगे, वो वाली पत्ती, है ना। और उसे जल में एक अलग से बीकर लेकर के बड़ा वाले बीकर में जल डालना है, और उसे एक छोटे बीकर के जरिए पत्ती में डालना है, और उसको क्या करना, फ्लेम जलाना है। अब जब ये गर्म होगी तो ये ऑटोमेटिक पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। पानी क्या करे, अल्कोहल को गर्म करना शुरू कर देगा। अब इसमें ये जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना, तो इससे ये अल्कोहल क्या हो जाएगी, मतलब अल्कोहल इसको क्या करेगी, इसके क्लोरोफिल को दूर करना शुरू कर दी। जैसे मैंने आपको लिखा स्टेट में बताया हुआ था पीछे की पॉइंट्स में, कि अल्कोहल क्या करती है, क्लोरोफिल को दूर करती है ना। जब क्लोरोफिल क्या हो जाएगी, इससे दूर हो जाएगी, तब अब इसको आराम से ठंडा करके इसको आराम से बाहर निकालना है, सावधानी से। जब इसको निकाल करके आप बाहर रखिएगा तो इसमें से पूरे क्लोरोफिल जो है हट चुकी होती है, प्लेन सी बच जाती है। मतलब कहीं अगर क्लोरोफिल आपको हरे रंग का वर्णक दिख रहा है तो उसको पानी से धो लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, है ना।
जब वो पत्ते सूख जाएंगे उसमें अब क्या करिए, तो अब उसमें अब आयोडीन सोलूशन ड्रॉपर के मदद से उसमें डालिए। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जहां पे यहां पे बहुत सारे जगह पे ब्लू एंड ब्लैक कलर का क्या स्पोर्ट्स नजर आएंगे, ब्लू ब्लैक कलर के स्पोर्ट्स नजर आएंगे। और आपको पता है कि जब पत्तियों के हम क्या करें, ब्लू ब्लैक नजर आता है, जब हम उस पे ड्रॉपलेट किसकी डालते हैं, जब आयोडीन की ड्रॉपलेट्स डालते हैं तो उसमें ब्लू और ब्लैक की धब्बा निकलती है, और ब्लू और ब्लैक की धब्बा ये बताती है उसमें स्टार्च है, वहां पे क्या है स्टार्च। तो आपको उस पोजीशन पे स्टार्च देखने को मिलेगा जहां पे हम जिसको कवर नहीं कर रखे थे, यहां पर हम एल्युमिनियम को कवर कर रखे थे, तो उस पोजीशन में आपको ब्लैंक दिखेगा, इसका मतलब वहां पे स्टार्च मौजूद नहीं है। तो इससे क्या मतलब पता चलता है कि अगर आप सनलाइट को रोक लोगे, सनलाइट को पत्तियों के हिस्सों में रोक लोगे, तो वहां पे स्टार्च नहीं बन पाएगी, स्टार्च नहीं बन पाएगी मतलब फूड नहीं बन पाएगी। तो इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों को क्या आवश्यकता है, सनलाइट की आवश्यकता होती है ना। ये पहली चीज आपको समझ में आ गई। फिर चलते हैं हम लोग क्लोरोफिल पे, है ना। आगे देखिए उस चलिए देखिए बच्चों, अब समझते हैं कि क्लोरोफिल कितना महत्वपूर्ण है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ये क्लोरोफिल कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रोटन लिप्स लेंगे। क्रोटन लिप्स का मतलब होता है कि एक ऐसे पौधे जिसमें कुछ ही हिस्सा, जिसकी पत्ती क्या होता है, कुछ हिस्से ग्रीन्स होते हैं, कुछ येलो होते हैं, मतलब आप उसको सजावटी पौधे के रूप में, है ना, इस्तेमाल करते हैं। घरों के बाहर ऐसे ऐसे पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें रेड का धब्बा होता है, येलो का धब्बा होता है, इस तरह के पत्ते वो क्या कहलाते हैं, क्रोटन पत्ती कहलाते हैं ना। क्रोटन पत्ती एक हम लेंगे जहां पे कुछ भाग उसका क्या होता है, ग्रीन होता है, कुछ भाग और अदर अदर कलर के होते हैं। तो यह मान के चलिए कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो वहां पे क्लोरोफिल मौजूद है, ये वाले हिस्से में क्लोरोफिल मौजूद है ना। और अदर जो हिस्सा, ये सफेद वाला हिस्सा है, वहां पे क्लोरोफिल नहीं है ना। तो इस क्लोरोफिल को सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको क्लोरोफिल हटाएंगे, है ना। स्टार्च का अगर जांच करना तो सबसे पहले क्लोरोफिल हटाएंगे। तो क्लोरोफिल हटाने का प्रोसेस आपको मैंने पीछे बता रखा है, कैसे हटाते हैं। तो सबसे पहले उसे किस चीजों में, अल्कोहल में उबालना पड़ता है। अल्कोहल में क्या करना पड़ता है, उबालना पड़ता है। तो अल्कोहल में उबालने कैसे उबालेंगे वो देख लीजिए। जब आप उसको अल्कोहल में उबालिएगा तो इस ये क्या हो जाएगा, ये यहां जहां पे ग्रीन पार्ट था वो ग्रीन पार्ट उसका क्या हो जाएगा, हट जाएगी। ये पूरे के पूरे जो भी पार्ट्स, मतलब जो भी पोर्शन थी येलो, ये सारी चीजें हट जाएंगे, सिर्फ कलर लेस बचेगी। यहां पे क्या बचेगी, कलर लेस, कलरलेस पार्ट सिर्फ रह जाएगा इसका पत्तियों में, उसमें कोई कलर नहीं रह जाएगी। और कहीं पे उस पे चिपका हुआ है तो उसको भी हम पानी से धो करके अच्छे से सुखा देंगे। फिर कुछ समय बाद उसको हम उसमें क्या करेंगे, उस पे हम ड्रॉपर्स के मदद से आयोडीन विलियन डालेंगे, आयोडीन विलियन डालेंगे। जब उस पे आयोडीन विलियन डालेंगे तो आयोडीन विलियन डालने पे वहां पे उस हिस्सों में आपको क्या दिखेगा, उस हिस्सों में आपको ये ब्लू और ब्लैक पोर्शन नजर आएगी। ये ब्लू और ब्लैक पोर्शन किस चीज को इंडिकेट करता है, वहां पे क्या है, वहां पे स्टार्च मौजूद है, वहां पे स्टार्च मौजूद है, और अन्य हिस्सों में स्टार्च मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जिस हिस्से में स्टार्च, जहां पे क्लोरोफिल था वहीं पे स्टार्च बना, जहां पे क्लोरोफिल नहीं था वहां पे स्टार्च नहीं है, वहां पे स्टार्च नहीं है। इसका मतलब स्टार्च वहीं बनेगी जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, है ना। तो ये चीजें भी अब आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में आप उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं, चलिए देखिए। रोकिए इसको। देखिए अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना एसेंशियल है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लांट्स को, एक पोट्स में लगे प्लांट्स को हम उसे क्या करेंगे, जो जिसकी पत्ती लंबी हो ऐसे प्लांट्स लेंगे और उसको हम तोड़ेंगे नहीं, पहले स्टार्टिंग इनिशियल में तोड़ेंगे नहीं, उसको पोट के सहित हम क्या करेंगे, एक पत्ती को ऐसे जार में रखेंगे। पहले जार के अंदर हम क्या डाल देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जार के अंदर हम इस ढंग से पत्तियों को किसी कॉर्क की मदद से फंसा देंगे, जिसमें क्या होगा कि उसके अंदर कॉर्क को इस तरह से टाइट कर देंगे। सपोज करिए कि यहाँ पे ये कोई ऐसे डब्बा है ना, अब ऐसे में इसमें तो दिखा नहीं सकते, अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई पत्ती को डाल दे रहे हैं या कुछ चीज को डालकर ऊपर ऐसे टाइट कर दे रहे हैं, है ना। तो साइड से ऐसे किसी जार में हम पत्तियों को डाल देंगे, और पत्तियों को डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम उसको कॉर्क की मदद से या कोई
हार्ड चीजों की मदद से हम उसको क्या कर देंगे, जाम कर देंगे। और चूंकि अंदर में हमने पहले क्या डाल रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगी, इस जार में पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी, सक कर लेगी, है ना। अब सक कर लेगी और इसको हम ऐसे ही टाइट करके 1-2 दिन हम सनलाइट में छोड़ देंगे, सनलाइट की उपस्थिति में छोड़ देंगे। अब हम इससे पता करेंगे क्या इसके नीचे की प्रोसेस में जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला है, पत्तियों के उस पोर्शन में जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, क्या वहां पे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाया या नहीं हो पाया, उसको जांच हम करेंगे। तो अब उसको हम क्या करेंगे, 2-3 दिन बाद उसे हम पत्तियों को, अब उस चीजों को उस प्लांट से हम अलग कर देंगे। और अलग करने के बाद फिर से उसमें हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो उसके ग्रीन वाले पोजीशंस को, ग्रीन वाले पॉट्स को क्या करते हैं, हम उसको हटाते हैं, ग्रीन उसको जो क्लोरोफिल है उसको हटाते हैं। हटाने की प्रक्रिया क्या है, मैंने बताया कि अल्कोहल में, है ना। उसको हटाने के बाद ये पूरा पूरा कलरलेस हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। अब कलरलेस हो गई तो सेकंड ऑफ केस, मतलब थर्ड केस में हम देखेंगे जब उस पे हम क्या करेंगे, आयोडीन का ड्रॉपलेट्स डालेंगे, है ना। आयोडीन का जब हम उसमें ड्रॉपलेट्स डालेंगे तो क्या हो जाएगी, वो पोजीशन जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था उस भाग को उसने क्या कर दिया है, ब्लू एंड ब्लैक कन्वर्ट हो गया। और जब ड्रॉपलेट्स डालने पे पत्तियों को उस पोजीशन को अगर ब्लू और ब्लैक पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते, इसका मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड उसे प्राप्त हुआ उस पोजीशन में उसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर पाई। लेकिन जिस पोजीशन में, जिस पोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड उसे नहीं मिला तो वहां पे वो स्टार्च नहीं बना पाया, इसका मतलब वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। तो इससे हमें ये चीजें पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है ना। ये 3 चीजें हमने समझ रखा। अब आगे हम, अच्छा एक चीज और समझिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा कैसे कंज्यूम करते हैं, ना। ये एटमॉस्फेयर में, ये हमारे एनवायरनमेंट से वो कैसे ले लेते हैं, है ना। तो इस हर एक प्लांट्स के लीव्स में क्या होता है, एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। सपोज करिए ये तो लीव्स है ना, ये लीव्स है। अब इस लीव्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोमाटा। उसे क्या कहते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा हिंदी में कहते हैं रंध्र। ये छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं उसे हम रंध्र कहते हैं। और इस रंध्र, ये जो रंध्र है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये पोर्स किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, गार्ड सेल के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल। कब खुलना है कब बंद होना, वो गार्ड सेल के द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है। तो गार्ड सेल क्या करती है, तो गार्ड सेल इसको कंट्रोल करती है। जब ये ऑटोमेटिक गार्ड सेल इसको ओपन होने के लिए बोलता है, ये ओपन हो जाती है और ओपन होने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर जाती है। इंटर करने के बाद वो फिर गार्ड सेल उसको क्या कर लेती है, क्लोज कर लेती है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है प्लांट्स, है ना। और उसका इस्तेमाल वो फोटोसिंथेसिस के लिए करती है। चीजें ये समझ में आ गई। अब हम चलते हैं जल के लिए, है ना। चलिए चलिए देखिए, आखिरी पॉइंट्स है इसका, जल। जल कैसे प्राप्त करता है, देखिए, और एसेंशियल है। देखिए वो जल एसेंशियल है। अब ये प्राप्त कैसे करता है, तो जल प्राप्त करता है वो जड़ों के माध्यम से और मिट्टियों से, है ना। मिट्टियों से प्राप्त करता है और इसे पत्तियों तक चाहिए। वो पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या है, तो आपको हमने बताया है, तो 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, 9th में, कि टिश्यू एक चैप्टर बन जाती है। टिश्यू का काम क्या, बहुत सारे टिश्यू है, हमारे सेल में भी है, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में, अलग अलग टिश्यू है, सभी का फंक्शन अलग है। तो प्लांट सेल में जाइलम और फ्लोएम करके 2 टिश्यू पाई जाती है। जो जाइलम का काम है कि वो जड़ से वो जल को अवशोषित करती है और जल को लीव्स तक पहुंचाती है। देखिए नाम से क्या है, जाइलम। जाइलम मतलब जल का ट्रांसफर करती है, वाटर का ट्रांसफर करती है। कहां से, रूट की, मतलब सॉइल से ऑब्जर्व करती है और सॉइल से ऑब्जर्व करके वो कहां तक ले जाती है, लीव्स तक ले जाती है ना। ये जो प्रोसेस है, जल को, जो प्लांट सेल है वो जल को कैसे अवशोषित करती है मिट्टियों से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रासरण की प्रक्रिया। तो आपसे कोई पूछेगा या आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि जो प्लांट्स है वो प्लांट्स वाटर कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू वो कंज्यूम करती है, तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे ऑस्मोसिस, प्रासरण की प्रक्रिया। ये प्रासरण की प्रक्रिया क्या होता है, देखिए 2 प्रक्रियाएं होती हैं, है ना।
एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस, विसरण और प्रासरण की प्रक्रिया है ना। विसरण में क्या क्या होता है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसमें अगर कोई गैस है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अगर गई, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर जा रही है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण की प्रक्रिया। लेकिन जब वही कोई पदार्थ जैसे जलीय द्रव वाले लिक्विड सब्सटेंस अगर सेल को प्राप्त हो रहा है, अगर लिक्विड सब्सटेंस अगर कंज्यूम कर रही है, तो इस प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं ना। तो प्लांट्स गो टू वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये जो चीजें हैं, ये 9th के हिस्सा है। 9th में आपने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारे पोर्शंस थे कि प्लांट्स को जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करने के लिए ये चारों चीजें एसेंशियल हैं, वो कैसे प्राप्त होता है और एसेंशियल किस रूप में एसेंशियल है, कैसे ये इतना महत्वपूर्ण बन जाती है, इस टॉपिक को हमने कवर करा। अब देखिए, प्लांट्स जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर वो कंज्यूम कर लेता है बाय द एनवायरमेंट, है ना, एनवायरमेंट से वो ले लेते डायरेक्टली, बट ये नाइट्रोजन को और भी जितने भी मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते। तो आपने नाइट्रोजन को कंज्यूम करने की प्रक्रिया आपने पढ़ रखा है 7th में, है ना, जिसे नाइट्रोजनीकरण, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के रूप में, जो राइजोबियम नाम करके एक बैक्टीरिया होती है, जिसको मदद करती है नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करने में, नाइट्रोजन को कंज्यूम करने में, है ना। तो राइजोबियम करके आपने पढ़ा है। चलिए, अब ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन किस चीजों के लिए काम करते हैं, तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है प्रोटीन के लिए, है ना। प्रोटीन, जितने भी दाल वाली आपने दलहन की देखे है ना, दाल जितने खाते हैं, दाल में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन बनती किससे, नाइट्रोजन से बनती है। तो नाइट्रोजन उसको तो प्लांट्स को मिल नहीं पाते डायरेक्टली, वो क्या करती है, तो नाइट्रोजन हमारे एनवायरमेंट में प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, लेकिन उसको प्लांट्स सीधे सीधे नहीं ले पाती है। तो उसके लिए क्या करता है, राइजोबियम क्या करती है, उसको ऑब्जॉर्व करती है और उसको इनसोल्युबल फॉर्म ऑफ सॉइल में छोड़ देती है, मिट्टी में छोड़ देती है, और फिर जड़ों के माध्यम से उसे कंज्यूम कर लेते हैं, पेड़ पौधा कंज्यूम कर लेते हैं। इस तरह से इस पोर्शन को हम क्लियर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़ों पे आदर करिए और शिक्षा को समय दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।